एपिसोड 131 से 135 तक। डेथ एंड रिबर्थ पावरफुल गर्ल। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में देखा कि अमायरा ज्वेलरी शॉप में जाती है जहां वह कुछ ज्वेलरी के डिज़ाइन देखना चाहती थी। तभी उसे वहां एक सेल्स गर्ल स्कूल गर्ल समझकर रोक देती है। अब आगे हमारा जैसे ही शॉप के अंदर जाती है तो वहाँ खड़ी एक सेल्स गर्ल अमायरा को रोक देती है और बोलती है कि मिस आप अंदर नहीं जा सकती है क्योंकि यहाँ के ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मुझे लगता है कि आप इसे बाय नहीं कर सकती हैं। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह लोग ऐसे कैसे इसे देखकर जज कर सकते हैं, लेकिन अमायरा फिर भी कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वह किसी प्रकार का तमाशा नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह बोलती है कि देखिए, आप मुझे इस तरह से नहीं रोक सकती है। मैं चाहे ख़रीदूँ या न ख़रीदूँ, लेकिन आप मुझे इस तरह नहीं रोक सकती है। आपका कोई हक नहीं बनता है। उसकी बातों को सुनकर वह गर्ल मुस्कुराते हुए बोलती है कि वाह, तुम मुझे नसीहत दे रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वाकई में यहाँ कुछ भी खरीदने लायक हो? देखकर तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मानो अभी तुम एक कॉलेज गर्ल हो। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी के लिए तुम्हारे पास कुछ पैसे भी होंगे। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को गुस्सा आता है। वह कहती है कि तुम यह मुझे देखकर कैसे डिसाइड कर सकती हो? तो वह मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हें देखकर कौन नहीं डिसाइड कर सकता है। तुम्हारा पहनावा और तुम कितनी चीप लग रही हो, इससे साफ जाहिर होता है कि तुम सिर्फ यहाँ घूमने के लिए आई हो। तुम्हें कुछ खरीदना वरीदना नहीं है। और देखो, मैंने पहले ही तुम्हें कह दिया है कि इस तरह तुम हम लोगों का टाइम ख़राब नहीं कर सकती हो। हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है और तुम जैसे बच्चे यहाँ आकर इस तरह हमारा टाइम बर्बाद करते हो। लेना देना तो एक नहीं रहता है, बस मुंह उठा के कहीं से चले आते हो। उसके इस तरह की जलीकटी बातों को सुनकर अमायरा को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका मन कर रहा था कि वह इसे एक अच्छा सबक सिखाए, लेकिन फिर भी वह अपने गुस्से को रोकती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यह जॉब से निकाल देना चाहिए क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। तुम्हें अमायरा को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी छोटी पोस्ट पर काम कर रही इन लड़कियों के पास इतना भर भर के गुरूर और घमंड आता कहाँ से है। अगर इन लोगों के पास इतना गुरूर और घमंड है तो उसे कितना घमंड करना चाहिए, लेकिन यह लोग हैं कि बार बार उसे अप्रोच करते रहते हैं। उसको इस समय सामने खड़ी इस सेल्स गर्ल पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन वह पिछली बार की तरह यहाँ कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहती थी। इसलिए वह शांति से कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, तुम जाओ, जाकर अपने मैनेजर को बुलाओ। उसकी बातों को सुनकर वह सेल्स गर्ल उसकी तरफ हंसकर देखने लगती है और उसके ऊपर तंज कसते हुए बोलती है, क्या तुम्हारी इतनी हैसियत है कि हमारा मैनेजर तुम्हारे पास आए? क्या तुम सच में इस लायक हो? उसकी बातों को सुनकर अब अमायरा का सब्र खो रहा था। उसका मन कर रहा था कि एक जोरदार तमाचा इस लड़की के गाल पर जड़ दे। आखिर में ये होती कौन है उसे जज करने वाली? क्या उसे पता है उसके सामने खड़ी यह छोटी सी लड़की क्या है? लेकिन फिर भी अपना गटर जैसा मुंह खोल कर पता नहीं जो मुंह में आ रहा है अनाप शनाप बके जा रही है। मायरा गुस्से में बोलती है कि तुम अपनी हद पार कर रही हो। अगर तुम इसी तरह से मेरे साथ व्यवहार करोगी तो आई श्योर मैं तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ूंगी कि तुम कहीं भी कोई जॉब कर सको। और तुम्हारा यह घमंड जिस छोटी सी जॉब के लिए बना हुआ है वह 1 मिनट में भी तोड़ने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए इस वक्त मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना कहकर वह उसे धक्का देते हुए आगे चली जाती है। वहीं उसके इस तरह धक्का देने से वह लड़की थोड़ा लड़खड़ा जाती है। उसे अमायरा पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वह तेज़ी से आगे बढ़कर अमायरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है, जिस वजह से
अमायरा अचानक ही उसके सामने थोड़ी लड़खड़ाते हुए जाकर खड़ी हो जाती है। इस वक्त अमायरा को उसके हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो दूसरे ही पल वह उसका हाथ मरोड़कर तोड़ डाले, लेकिन फिर भी वह अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने दांत पीसते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथों को इस तरह पकड़ने की? तो वह लड़की भी गुस्से में बोलती है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से धक्का देकर जाने की? 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम अंदर भी जा सको। मैं तुम्हारे साथ अभी तक इतना पोलाइटली व्यवहार कर रही थी, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो। लगता है मुझे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना होगा। इतना कहकर वह उसके ऊपर हाथ उठाने लगती है। अब अमायरा का सब्र टूट चुका था। वह तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ देती है। बस गनीमत इतनी थी कि उसने इतना जोर नहीं दिया था कि उसकी हड्डी टूट जाए, पर उसने उसे इतनी जोर से पकड़ा था कि उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके खून की नली वहीं पर ब्लॉक हो गई है, जिससे उसके शरीर का रक्तचाप घट रहा है। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा है। वह बहुत ही ज़्यादा दर्द में आ जाती है। कुछ ही मिनट में उसे ऐसा लगता है जैसा उसका शरीर सुन्न पड़ रहा है और एक जगह पर जम रहा है। अमायरा ने उसकी ऐसी नस दबा रखी थी जिससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। वह गुस्से में कहती है कि घटिया लड़की है, तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अमायरा मुस्कुराते हुए बोलती है कि उस समय समझ नहीं आया जब तुम बिना मतलब के मेरे मुँह लग रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो कि तुम मुझे किसी भी तरह से अफेंड कर सको? तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। इतना बोलकर वह तेज़ी से उसे धक्का देती है, जिससे वह सीधे जाकर फर्श पर गिरती है। वहीं अब तक उन लोगों की इस तरह की बहस देखकर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। वहीं दूर केबिन में बैठे कुछ लोगों की नज़रें भी इस ओर आ जाती है। यह लोग और कोई नहीं थे बल्कि यह श्रेयांश रायजादा और उसका सेक्रेटरी यश ठाकुर था। वह लोग यहाँ अपनी सिस्टर से मिलने आए थे। यह शॉप श्रेयांश की कजन सिस्टर का था। दरअसल कुछ साल पहले हादसे में उसके चाचा और चाची का देहांत हो गया था, जिस वजह से श्रेयांश उसे बहुत ज़्यादा मानता था। यह उसकी छोटी बहन आराध्या थी। आराध्या अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए अब्रॉड गई हुई थी। उसने अभी अभी फैशन डिज़ाइन का कोर्स करके और ज्वेलरी डिजाइनिंग में डिप्लोमा हासिल करके इंडिया के लिए आई थी। और एक अकेला श्रेयांश ऐसा था जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। श्रेयांश उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही मानता था और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाता था। इसलिए श्रेयांश ने उसे यहाँ पर एक बड़ा शॉप खुलवा कर दे दिया था, जिस वजह से वह अपने टैलेंट को आगे बढ़ा सके। और बीच बीच में श्रेयांश हमेशा यहाँ आकर उसके काम को देखा करता था और यह जानने की कोशिश करता था कि कहीं उसे किसी तरह की यहाँ तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा खुददार थी। आराध्या कभी भी श्रेयांश से खुलकर आगे सामने से हेल्प नहीं मांगती थी, जिस वजह से श्रेयांश को उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता था। आराध्या देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वह एक प्यारी छोटी गुड़िया के समान लगती थी, जिस वजह से श्रेयांश उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। वह नहीं चाहता था कि आराध्या को किसी भी प्रकार की कोई कमी हो और उसे थोड़ी भी अपने माँ पापा के लिए तकलीफ़ महसूस हो। इसलिए वह अक्सर यहाँ आकर उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता था। आज वह इसी वजह से यहाँ आया हुआ था, पर उसे थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ आने के बाद उसकी इस तरह से मुलाकात उससे हो जाएगी। वैसे उसने अमायरा के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की थी जब से उसने अमायरा को देखा था।
उसे एक अलग सा लगाव हो गया था। उसने कई बार जानने की कोशिश की थी कि अमायरा की पूरी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि जैसे उसने देखा था अमायरा एक गरीब लड़की नहीं थी, लेकिन फिर भी वह सबके सामने ऐसे रहती थी मानो कि वह एक नॉर्मल लड़की हो। लेकिन जिस तरह से उसका ऑरा था, श्रेयांश एक ही नज़र में देखकर पहचान सकता था। इसलिए उसने उसके बारे में जानने की कोशिश की, पर जितना दुनिया को पता था बस उतना ही उसके हाथ लगा, क्योंकि अमायरा कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसने अपने आप को अच्छे से छिपा रखा था। शायद यही एक कारण था जिस वजह से श्रेयांश को अमायरा में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। जैसे ही उसकी नज़र भीड़ पे जाती है तो वह देखने लगता है, वहीं उसकी नज़र एक जगह जाकर रुक जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह चेहरा जिसे देखकर उसे सुकून मिलता है वह उसकी आंखों के सामने था। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। यह लड़की जहाँ भी जाती है पता नहीं क्यों मुसीबत इसके पीछे लगी रहती है, या फिर यह मुसीबत को अपने साथ लेकर चलती है। लेकिन जहाँ भी जाती है वहाँ बवाल होना तो पक्का रहता है। यही सब श्रेयांश के मन में चल रहा था और उसके होठों पर ना दिखने वाली मुस्कुराहट थी। श्रेयांश देख रहा था कि अमायरा अब क्या करने वाली है। तभी देखता है कि अब भीड़ वहाँ कुछ ज़्यादा ही लग रही है। वहीं आराध्या की नज़र भी उस ओर जा चुकी थी। वह एकदम से चौंक जाती है और सोचती है कि यह अचानक से यहाँ क्या हो रहा है। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो इससे उसके शॉप की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, जिस वजह से वह तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि तुरंत देखो वहाँ क्या हो रहा है। वह तुरंत ही उसे देखने के लिए वहाँ भेज देती है। वहीं उसका सेक्रेटरी जो पहले ही तमाशा देखकर वहाँ जा चुका था, वह तुरंत ही बताता है, मैडम यहाँ एक सेल्स गर्ल किसी लड़की से लड़ाई कर रही है। उसकी बातों को सुनकर सेक्रेटरी को आराध्या तुरंत ही ऑर्डर देती है कि उस सेल्स गर्ल को शांत करो और उसे तुरंत ही मेरे पास आने को कहो। और वह लड़की कौन है? तो वह बोलता है कि मैम वह कोई कॉलेज स्टूडेंट है। तो वह बोलती है कि ठीक है, ऐसा करो तुम वहीं रुको, मैं खुद आती हूँ। हमारे यहाँ जो भी कोई कस्टमर आता है वह सब हमारे लिए एक समान है। ऐसा क्या हो गया जो वह सेल्स गर्ल उस कस्टमर को परेशान कर रही है? क्या उस कस्टमर ने सेल्स गर्ल के साथ कोई बदतमीजी की? तब मैनेजर सेक्रेटरी बताता है कि नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं यही सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। तब आराध्या बोलती है कि ठीक है, तुम अपनी तरफ से देखो, मैं बस आ रही हूँ। इतना कहकर आराध्या भी केबिन से निकलकर बाहर जाने लगती है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसका भाई बैठा हुआ है, तो अपने भाई की ओर देखते हुए बोलती है, भाई आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं बस अभी आती हूँ। शायद बाहर कोई प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा, वरना मेरे शॉप की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। यह लोग आए दिन ऐसे ही तमाशा मचाते रहते हैं। सच में यह बहुत ही कठिन काम है। उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई बात नहीं बच्चा, चलो मैं भी चलता हूँ। इतना बोलकर वह भी उसके साथ निकल जाता है। लेकिन इस वक्त उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था, जो कि आराध्या से बात करते वक्त उसने नहीं लगा रखा था। फिर वह लोग थोड़ी ही देर में बाहर आ जाते हैं। वहीं जैसे ही वह लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सेक्रेटरी ज़मीन पर पड़ी है और वहीं से चिल्ला रही है, और वहीं सामने खड़ी वह लड़की जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। शायद ही
उन लोगों ने इतनी प्यारी लड़की को देखा हो। खूबसूरती में तो कोई उसे कभी नहीं हरा सकता है। वही उसकी मीठी सी आवाज़ जो कि इस समय बहुत ही कठोर निकल रही थी और उसके आसपास का ऑरा जो कि बहुत ही डरावना था, वह उस लड़की को डांट रही थी। उसे देखकर एक पल को आराध्या को लगता है कि वाकई में अगर लड़की हो तो इस तरह स्ट्रांग हो। आराध्या भी बिल्कुल ही ऐसी थी। वह कभी किसी से नहीं डरती थी, भले ही वह उम्र में अभी छोटी हो, लेकिन वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। बचपन से ही बड़े घराने की होने की वजह से उसे सब कुछ सिखाया गया था। भले ही वह छोटी और मासूम थी, लेकिन वह सिर्फ अपनों के लिए थी। बाहरी दुनिया में उसका रूप बिल्कुल कठोर था। वहीं वह लोग अमायरा के पास पहुंच चुके थे। तभी उन लोगों के कानों में अमायरा की आवाज़ जाती है कि अगर अब एक बार भी तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम सोच नहीं सकती हो कि मैं क्या करूँगी। और पहली बात कि कभी किसी के कपड़े और इंसान को देखकर तुम उसे जज नहीं कर सकती हो कि वह कैसा है। और दूसरी बात, यहाँ कस्टमर सबके लिए एक समान होते हैं, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर इसीलिए रखा गया है, ना कि तुम एक को नीचा गिराकर दूसरे की चापलूसी करो। यह सब घटिया काम तुम्हें करते शोभा नहीं देता है। तुम लोगों के लिए सभी एक समान होना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर उस सेल्स गर्ल में तो कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन आराध्या को बहुत अच्छा लगता है। उसे अब तक अमायरा की बातों से इतना तो अंदाज़ा लग गया था कि इसमें अमायरा की कोई गलती नहीं है। ज़रूर इस सेल्स गर्ल ने कुछ किया होगा। वैसे भी इस सेल्स गर्ल की बहुत बार कंप्लेन आ चुकी है। तब आराध्या वहाँ पहुँचती है और वह सबको एक्सक्यूज करती है और बोलती है कि माफ़ करिएगा, यहाँ क्या हो रहा है, क्या कोई मुझे बता सकता है। इस तरह से यहाँ इतना शोरगुल की वजह से बाकी के सभी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसकी बातों को सुनकर अमायरा अपनी नज़रें उठाकर उसकी ओर देखती है जिस ओर से यह आवाज़ आई थी। तो उसके सामने एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट बनी हुई थी। यह देखकर अमायरा एक ही नज़र में समझ जाती है कि यह लड़की दूसरी लड़कियों की तरह घमंडी नहीं है। तो वह उससे बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस यह सेल्स गर्ल मुझे अंदर जाने नहीं दे रही थी। मुझे कुछ ज्वेलरी के डिज़ाइन देखने थे और शायद पसंद आए तो उसे ख़रीदने भी थे, पर यह लड़की मुझे रास्ते से ही बाहर निकाल रही थी और अंदर जाने के लिए मना कर रही थी। जब मैंने इससे बार बार रिक्वेस्ट किया तो भी यह लड़की मेरी बातों को नहीं सुन रही थी। और इतना ही नहीं, इसने फिर तरह तरह के घटिया शब्दों का भी इस्तेमाल किया जो कि बर्दाश्त के बाहर है। उसकी बातों को सुनकर आराध्या को अफसोस होता है कि उसके साथ पर इस तरह से उसके कस्टमर के साथ बिहेव किया जा रहा है। उसके स्टाफ वाले इतने घटिया कब से हो गए, उसकी ही कमी है। अगर उसका स्टाफ ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे ध्यान देना चाहिए था। वह अमायरा से माफ़ी मांगते हुए बोलती हैं कि मैम प्लीज़, उस लड़की की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे लिए सभी एक समान हैं। आपको जो भी पसंद करना है आप देख सकती हैं। आपको जो भी पसंद आए आप उसे ख़रीद भी सकती हैं। और आपको अगर पसंद नहीं आता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ काम कर सकती हैं। इसलिए प्लीज़ आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपने शॉप की कुछ अच्छी ज्वेलरी दिखाती हूँ। उम्मीद होगा कि वह आपको पसंद आएगी। और वह अपने सेक्रेटरी से कहती है कि इस लड़की को अभी के अभी फायर कर दो। जिन लोगों को हमारे कस्टमर के साथ डील करने की
भी तमीज़ नहीं है, उन्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वह अमायरा को लेकर अपने साथ आगे बढ़ जाती है। वह बिल्कुल भी यहाँ किसी के सामने उस लड़की के मुंह लगकर कोई भी तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। वहीं वह सेल्स गर्ल जब सुनती है कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है तो वह गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, नहीं मैम, आप यह क्या कर रही हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, यह सारी गलती इस लड़की की है। तभी अमायरा अपनी आंखों को बड़ी करते हुए उसे डांटते हुए बोलती है कि तुम मुझे तमीज़ सिखाने चली हो, तुम मुझे यह बताने चली हो कि किसकी गलती है और किसकी नहीं है। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? क्या मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है? और गलती चाहे जिसकी हो, तुम्हें अपने कस्टमर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो एक घटिया काम किया है। इसलिए तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ और दोबारा फिर यहाँ दिखाई मत देना, वरना मैं श्योर करूँगी कि तुम सभी जगह से बैन कर दी जाओ और फिर ज़िंदगी में आगे तुम किसी जगह काम न कर पाओ। उसकी इस धमकी को सुनकर एक पल के लिए उस लड़की को डर लग जाता है। वह तुरंत ही शांत हो जाती है और दोबारा उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। वहीं अमायरा उसके इस काम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पहली बार कोई ऐसा है जिसने उसने मन का काम किया है। वह उस लड़की से बोलती है कि क्या आप यहाँ की ऑनर हैं? अमायरा की बातों को सुनकर आराध्या मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ मैम, मैं अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके आई हूँ और कुछ महीनों पहले ही मैंने इसे ओपन किया है। उसकी बातों को सुनकर अमायरा मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, उम्मीद है तुम इसी तरह काफ़ी आगे बढ़ोगी। उसकी बातों को सुनकर आराध्या के भी होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अमायरा उसे बहुत ही प्यारी लग रही थी और उससे ज़्यादा प्यारी उसकी बातें थी। वहीं वह दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस समय उन दोनों लड़कियों ने श्रेयांश को इग्नोर कर दिया था। श्रेयांश को तो ऐसा लग रहा था जैसे वह वहाँ मौजूद ही ना हो। अमायरा और आराध्या अब ज्वेलरी देखने के लिए दूसरी साइड जा चुकी थी। वहीं अमायरा एक एक कर सारी ज्वेलरी देख रही थी और आराध्या उसे आराम से एक एक कर सारी ज्वेलरी को दिखा रही थी और उसकी खासियत के बारे में बता रही थी। श्रेयांश भी चुपचाप उन दोनों के पीछे पीछे आ जाता है, पर उसने एक दूरी मेंटेन कर रखी थी जिस वजह से उनकी सीधी नज़रें उस पर न पड़े। वहीं यश को समझ नहीं आ रहा था कि उसका यह बॉस काहे उनके पीछे पीछे जा रहा है। यश थोड़ा संकोच करते हुए बोलता है कि बॉस हम क्यों इस तरह से घूम रहे हैं? क्या आप भी कोई ज्वेलरी खरीद रहे हो? क्या हम केबिन में जाकर बैठने वाले नहीं हैं? अभी थोड़ी देर में आराध्या मैम आ जाएंगी। उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश उसे अपनी आंखें बड़ी करके दिखाता है, मानो कह रहा हो कि अपना यह बकवास मुंह बंद करो। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है तो क्यों बोलते हो? उसकी ऐसी बड़ी आंखों को देखकर बेचारा यश तो चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो उसका बॉस उसे खाने के लिए घूर रहा है। वह भी बेचारा चुपचाप अब श्रेयांश के पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं श्रेयांश बहुत ध्यान से देख रहा था कि अमायरा किन किन चीज़ों को देख रही है और किसे इग्नोर कर रही है। उसके इस तरह की ज्वेलरी देखने से श्रेयांश को इतना तो अंदाज़ा लग गया था कि इसे ज्वेलरी के बारे में अच्छी नॉलेज है। जिस बारीकी के साथ वह उन्हें देख रही थी और परख रही थी, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि इस लड़की को ज्वेलरी के बारे में बहुत कुछ आता है और यह बहुत कुछ जानती है। वहीं आराध्या एक एक कर सभी ज्वेलरी को दिखाती है। तभी उसकी नज़र एक ब्रेसलेट पर जाती है। वह ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। अब जाकर अमायरा को इतनी देर में कोई चीज़ पसंद आई थी। वह उस ब्रेसलेट को हाथ से उठाकर ध्यान से देखने लगती है। उसकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी जिसे देखकर एक क्षण के लिए अमायरा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है
क्यों ना वह भी इसी तरह से अपने डिज़ाइन को बनाए, पर इससे थोड़ा कुछ अलग हटकर, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। यह डिज़ाइन हर उम्र के लड़कियां पहन सकती थी और उनके हाथों पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। इसमें जड़े हुए बारीक डायमंड इस ब्रेसलेट को और ज़्यादा अच्छा बना रहे थे। यह देखने में जितना ही सिंपल और सादा लग रहा था, यह उतना ही महंगा और खूबसूरत था। तभी आराध्या देखती है कि इस ब्रेसलेट को अमारा कैसे ध्यान से देख रही है, तो वह मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैम, क्या आप इसे लेना चाहेंगी? यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और अभी अभी लेटेस्ट डिज़ाइन में आया हुआ है। यह हमारे पास अभी न्यू 1 पीस ही है। अगर आप इसे लेना चाहती हैं तो आप इसे ख़रीद सकती हैं। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अमारा बोलती है कि इसकी प्राइस क्या होगी? तो आराध्या मुस्कुराते हुए बोलती है कि ज़्यादा नहीं, बस इसकी प्राइस 5 लाख रुपए की ही होगी, क्योंकि इसमें लगे डायमंड बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है, लेकिन फिर भी यह देखने में बहुत ज़्यादा कीमती लगते हैं। उसकी बातों को सुनकर अमारा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है कि वाकई में अगर इस तरह से ज्वेलरी डिज़ाइन की जाए तो ज़्यादा बजट भी नहीं बैठेगा और सभी लोगों के पहुंच तक होगा। सभी लोग उसे खरीद सकते हैं और अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं। उसने डिसाइड कर लिया था कि वह हल्के दाम की ज्वेलरी बनाएगी, जिससे अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके और अधिक से अधिक पब्लिक उसे खरीद सके। जितना ही ज़्यादा खरीद होगी उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगी। यही सब सोचकर वह बोलती है कि नहीं, यह बहुत प्यारी है, पर मैं इसे नहीं लेना चाहती हूँ। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को एक पल के लिए लगा था कि वह उस पर गुस्सा करेगी, लेकिन अमायरा की बातों को सुनकर आराध्या ने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया कि ओके मैम, कोई बात नहीं, अगर आप इसे नहीं खरीदना चाहती हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जब भी आपको खरीदने का मन करे तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। उसकी बातों को सुनकर आज पहली बार अमायरा को अपने मन में किसी के लिए सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। वाकई में उसके सामने खड़ी यह लड़की बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थी, वरना उसकी जगह कोई और होता तो वह पहले ही शब्द में यह बोलता कि अगर लेना नहीं था तो इस तरह उसका टाइम क्यों बर्बाद कर रही थी। लेकिन उस लड़की ने एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला, बल्कि यह कहा कि अगर दोबारा लेना हो तो वह फिर से आए। यह सुनकर सच में आराध्या के लिए अमायरा के दिल में इज्जत बढ़ जाती है और वह बोलती है कि मैं कोशिश करूँगी कि जब भी मुझे कुछ लेना हो तो मैं आपकी शॉप पर आऊँ, और उम्मीद है मुझे कि आगे हमारे बीच एक अच्छा रिश्ता कायम होगा। आराध्या को कुछ समझ नहीं आता तो वह थोड़ा संकोच करते हुए बोलती है कि आपके कहने का क्या मतलब है मैम, मैं कुछ समझी नहीं। तो आराध्या की बातों को सुनकर अमायरा बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन कुछ वक्त बाद आपको ज़रूर समझ में आएगा, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस ऐसे ही कह दिया है। फ़िलहाल आपके कीमती टाइम के लिए आपको धन्यवाद। उसकी बातों को सुनकर आराध्या के होठों पर भी प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं उन दोनों को इस तरह प्यार से बातें करता देखकर और मुस्कुराता देखकर श्रेयांश के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और एक पल के लिए उसके मन में आता है, अगर यह इसकी वाइफ होती तो इन दोनों ननंद भाभियों का रिश्ता कितना प्यारा होता। यही सोचकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आती है, लेकिन दूसरे ही पल वह अपने आप को कोसते हुए बोलता है कि सिट यार, वह क्या से क्या सोचने लगा, कब उसकी सोच वहाँ तक पहुँच गई उसे तो पता ही नहीं चला। यह सोचकर वह खुद में ही
शर्मा जाता है और सोचता है कि सच में इस लड़की को देखने के बाद उसके साथ क्या होने लगता है, उसे समझ ही नहीं आता है। ऐसा क्या बात है, आखिर में कौन कौन से राज हैं इस लड़की के, उसे जानना तो पड़ेगा। वहीं अमायरा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसे इस तरह से वहाँ से जाना अच्छा नहीं लगा और आखिर में वह भी तो ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहती थी, इसलिए क्या उसे दोस्ती की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो फिर वह वहाँ रुककर कहती है कि चलो मैं कुछ और अच्छा देख लेती हूँ, इसलिए वह दूसरे ब्रेसलेट देखने लगती है। अब उसने मन बना लिया था कि वह अपने भाई के लिए एक ब्रेसलेट लेगी। आखिर में रवि को उसने अभी तक कुछ नहीं दिया है और उसने अगर रवि को कोई गिफ्ट दिया तो वह बहुत ज़्यादा खुश होगा। यही सोचकर वह रवि के लिए अब कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र एक प्यारे ब्रेसलेट पर पड़ती है। वह उसे पहली नज़र में ही देखकर पहचान जाती है कि यह कीमती होगा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा उसके भाई के हाथों में। यही सब सोचकर वह उसे उठा लेती है और ध्यान से देखने लगती है। हाँ, उसकी चॉइस इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छी है। तो वह आराध्या की ओर देखकर कहने लगती है कि अब मैं यहाँ आई हूँ तो इस तरह से ऐसे खाली नहीं जा सकती हूँ, इसलिए क्यों ना मैं यह ब्रेसलेट ले लूँ। मेरा एक भाई है, मैं उसे इसे गिफ्ट कर दूँगी। उसकी बातों को सुनकर आराध्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहती है, श्योर मैम, आपको अगर यह पसंद है तो आपकी पसंद बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा आपके भाई के हाथों में भी अच्छा लगेगा। इतना बोलकर वह उस ब्रेसलेट को अपने हाथों में उठा लेती है और फिर उसे देखने लगती है। वाकई में वह ब्रेसलेट बहुत अच्छा लगता। उसके भाई के हाथों में यही सब सोचकर उसके भी होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो अमायरा बोलती है, तो ठीक है, आप इसे पैक कर दीजिए। तब वह अमायरा की बातों को सुनकर आराध्या उसकी ओर देखने लगती है और थोड़ा संकोच करते हुए कहती है, पर मैम इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी, क्या आप इसे बाय करना चाहेंगी? आप यह नहीं समझिएगा कि मैं आप पर कोई डाउट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तक मैं आपको देख सकती हूँ, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आपके पास इतने ज़्यादा पैसे क्या होंगे? अगर नहीं होंगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस जैसा दूसरा भी आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे खरीद सकती हैं और मैं आपको इस पर कुछ डिस्काउंट भी दे दूँगी, जिससे आपको लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगती है। उसकी बातें बिल्कुल भी उसे टोट मारने की जैसे नहीं थी, वह सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहती थी। वहीं उसकी बातों को सुनकर अमायरा मुस्कुराते हुए बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास इसे लेने के लिए पर्याप्त पैसे हैं, आप इसकी प्राइस बताइए। तो वह उसे देखकर बोलती है कि इसकी प्राइस 12 लाख रुपए होगी। यह सुनकर अमायरा मुस्कुराते हुए अपने पास से कार्ड निकालती है और उसे दे देती है और कहती है, प्लीज़ आप इसमें से पैसे काट लीजिए। वहीं उसके हाथों में ब्लैक कार्ड देखकर एक पल के लिए तो राध्या झिझक जाती है। उसके सामने खड़ी यह लड़की कोई आम लड़की नहीं है, इसका मतलब वह कार्ड को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकती थी कि यह कार्ड सबके पास नहीं होता है, यह कुछ लोगों के पास ही होता है जिनके बैलेंस 100 करोड़ से ऊपर होते हैं। तो इसका मतलब यह लड़की काफ़ी ज़्यादा अमीर है। यह सोचते हुए उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपनी बातों पर अफसोस करते हुए कहती है कि सॉरी मैम, मुझे लगता है मैंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने जो शब्द बोले हैं मैं उसे वापस लेना चाहती हूँ। उसकी बातों को सुनकर आराध्या अमायरा हंसते हुए बोलती है, अरे इसकी कोई बात नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई भी
कॉलेज स्टूडेंट को देखकर ऐसा ही बोलेगा, इसलिए तुम उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो और तुम आराम से बस इसे पैक करवा दो। तब आराध्या उसकी ओर देखते हुए कहती है, आप बहुत प्यारी हैं। उसकी बातों को सुनकर अमायरा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आज पहली बार था जिसे देखकर अमायरा सच में इस तरह खुलकर मुस्कुरा रही थी। इस लड़की से अमायरा को बिल्कुल भी निगेटिव वाइब नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे वह इसे पहले से जानती हो और यह इसकी अच्छी दोस्त हो, पर काफ़ी जोर देने के बाद भी उसके दिमाग में इस लड़की की पहचान नहीं आती है। और शायद वह कभी इस लड़की से नहीं मिली थी। वहीं आराध्या का दिल कर रहा था कि वह इसे अपनी दोस्त बना ले। इतनी अच्छी प्यारी लड़की से मिलकर उसे कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा, क्योंकि जिसके पास इतना बैलेंस है तो जाहिर सी बात है कि वह कोई नॉर्मल लड़की तो नहीं होगी। और इतने छोटे बच्चे को कोई भी व्यक्ति ऐसे ब्लैक कार्ड तो नहीं दे देगा खर्चे के लिए, तो जाहिर सी बात है कि यह इसने खुद कमाया होगा। वैसे भी उसके आसपास से निकल रहा और यह साफ जाहिर करता है कि देखने में यह जैसी नॉर्मल दिख रही है वह वैसी नहीं है। तो क्या वह उससे दोस्ती करने के लिए बोले? पर क्या होगा अगर उसने दोस्ती करने के लिए कहा और सामने से अमायरा ने उसे दोस्ती करने से मना कर दिया? लेकिन अगर वह पूछेगी नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा? वैसे अब तक का व्यवहार देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। इस समय आराध्या के मन में कई बातें चल रही थी। उसने उसे ब्रेसलेट को पैक करने के लिए अपने कर्मचारी को कह दिया था और वह अब भी अमायरा को देखते हुए खड़ी थी। वहीं अमायरा उसकी ऐसे आंखों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसके मन की बातों को समझ चुकी हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो इसी बात पर हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। जैसे ही अमायरा के मुंह से यह शब्द आराध्या ने सुना, उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से खुश होते हुए, एक्साइटेड होते हुए उसके गले लग जाती है और बोलती है, अरे हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यही सोच रही थी पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी यह बोलने की। इतना बोलकर वह तेजी से उसके गले लग जाती है और उसने जोर से पकड़ रखा था। ऐसे लग रहा था मानो छोड़ दिया तो वह उसे दूर हो जाएगी। वहीं उसे इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता देखकर अमायरा के होठों पर भी प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुम बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह खुश हो रही हो। उसकी बातों को सुनकर अब जाकर आराध्या को रियलाइज़ होता है कि वह एक्साइटेड होकर क्या कर बैठी है, तो वह थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाती है और शर्माते हुए अमायरा से दूर होती है और बोलती है कि सॉरी मैम, मैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी इसलिए ऐसी गलती कर बैठी। वहीं उसे इस तरह शर्माता देखकर अमायरा प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा यह एक्साइटमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तुम बिल्कुल मेरी छोटी प्यारी बहन की तरह लग रही हो। उसकी बातों को सुनकर आराध्या के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और वह उसी तरह मुस्कुराते हुए बोलती है, तो क्या आपको मेरी यह हरकत ख़राब नहीं लगी? उसकी बातों को सुनकर अमायरा बोलती है कि नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं लगी। अगर मुझे एक प्यारा दोस्त मिल रहा है तो भला मुझे क्यों ख़राब लगने वाला है। उसकी बातों को सुनकर आराध्या भी हंसने लगती है। फिर वह अचानक से पूछती है, वैसे मैंने आपका नाम नहीं पूछा, आपका क्या नाम है? क्योंकि मुझे अपनी दोस्त का नाम भी तो जानना होगा। उसकी बातों को सुनकर आराध्या की बातों को सुनकर अमायरा हंसते हुए बोलती है, मेरा नाम अमायरा है और तुम्हारा क्या नाम है? तो आराध्या बोलती है कि मेरा नाम आराध्या है। वह दोनों एक दूसरे का नाम जानकर खुश हो जाती हैं और बोलती हैं कि हमारा नाम कितना ज़्यादा मिलता जुलता है। आराध्या की बातों को सुनकर अमायरा के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। तब तक में
एक वर्कर वह ब्रेसलेट पैक करके वहाँ आ जाता है और वह आराध्या की ओर उसे बढ़ाते हुए बोलता है, मैं पैक हो चुका है, और उस कार्ड को भी उसे दे देता है जिसे आराध्या ने उस वर्कर को पेमेंट काटने के लिए दिया था। वहीं आराध्या उसे लेकर अमायरा को देते हुए बोलती है कि लीजिए, आपका सामान पैक हो गया है, आप फिर यहाँ कब आएंगी। उसकी बातों को सुनकर अमायरा बोलती है कि जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी। तब वह बोलती है, क्या हम अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को ध्यान आता है कि हाँ, अगर उसे कोई काम हुआ तो उसे नंबर तो एक्सचेंज करना ही चाहिए। यह सोचकर वह बोलती है कि क्यों नहीं, चलो हम अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। यह कहकर वह उसे अपना नंबर देती है और उसका नंबर ले लेती है। फिर वह उसे बाय करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से जाती है तो उसे एहसास हो जाता है कि उसे कोई घूर घूर कर देख रहा है। वह जब से मॉल में आई थी तब से ही उसे ऐसा लग रहा था कि मानो किसी की नज़रें उस पर गड़ी हुई है। लेकिन उसने इस बात को इग्नोर कर दिया था। लेकिन काफ़ी देर से उसे ऐसे लग रहा था मानो कोई उसे घूर घूर कर देख रहा है। लेकिन जब भी वह अपनी नज़रें इधर उधर कर देखती थी तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। लेकिन इस वक्त उसे अच्छे से एहसास हो रहा था कि किसी की नज़रें अभी भी उसे घूर रही हैं। वह इस वक्त आराम से चल रही थी। तभी अचानक से वह पलटकर पीछे देखती है तो उसे अब तक उसके थोड़े पीछे आ चुके श्रेयांश की नज़रों से उसकी नज़रें टकरा जाती है। क्योंकि श्रेयांश ने सोचा था कि अब आराध्या अमायरा जा रही है और उसे उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सामने खड़ी यह लड़की किसी के एहसास को भी आराम से समझ सकती थी। तो भला वह उसे कैसे ना नोटिस करती। जैसे ही इन दोनों की नज़रें मिलती है तो एक पल के लिए दोनों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वहीं जहाँ अमायरा ने इस वक्त मास्क नहीं लगा रखा था, उसका प्यारा सा खूबसूरत सा चेहरा देखकर श्रेयांश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वहीं उसकी गहरी काली आंखों को देखकर अमायरा के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे इतना तो एहसास था कि यह व्यक्ति उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर उसने इसे कहीं और देखा है। यह बात का एहसास उसे अच्छे से हो गया था। लेकिन फिर भी वह उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। क्योंकि उसे पता था कि अगर यह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। और जो कोई भी होगा आज नहीं तो कल उसके सामने तो आएगा ही आएगा। फिर उसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं थी। वैसे भी इस वक्त उसे काफ़ी ज़्यादा देर हो रही थी और उसकी आंटी उसका घर पर इंतज़ार कर रही होंगी। यह सब सोचकर वह वहाँ अब बिल्कुल नहीं रुकती है और वहाँ से निकल जाती है। वहीं उसके जाते ही श्रेयांश आराध्या की ओर आगे बढ़ जाता है और अब तक जिस ब्रेसलेट को अमायरा बहुत ध्यान से देख रही थी वहाँ जाकर उस ब्रेसलेट को अपने हाथों में उठा लेता है। वहीं उस ब्रेसलेट को उठाता देखकर आराध्या आश्चर्य से अपने भाई की ओर देखती है और बोलती है, भाई क्या है ब्रेसलेट आपको भी पसंद है। उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश अचानक से उसकी ओर हड़बड़ा कर देखता है। क्या आराध्या ने कुछ नोटिस कर लिया है। लेकिन तभी देखता है कि आराध्या बिल्कुल नॉर्मल थी। तो वह बोलता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है। वह यह ब्रेसलेट देखने में बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने सोचा कि मैं इसे यश की गर्लफ्रेंड के लिए यश के लिए गिफ्ट करवा देता हूँ। उसकी बातों को सुनकर आराध्या को कुछ समझ नहीं आता। अगर गर्लफ्रेंड यश की है तो भला भाई क्यों गिफ्ट कर रहे हैं। पर वह अपने भाई
की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। वह अपने भाई की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। अगर उसके भाई ने कहा है तो शायद वह उसे देना चाहता हो सकता है यश की गर्लफ्रेंड उसके भाई की फ्रेंड हो, तो इसमें देने में कोई बुराई नहीं है। या फिर हो सकता है यश भाई ने ही इन्हें लेने के लिए कहा हो। यह सब सोचकर वह मुस्कुराते हुए बोलती है, तो भाई क्या मैं आपके लिए इसे पैक करा दूं? उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश बोलता है कि हाँ, तुम इसे मेरे लिए पैक करा दो, और इसकी क्या प्राइस है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें इसे पे कर देता हूँ। उसकी बातों को सुनकर आराध्या मुस्कुराते हुए बोलती है, भाई मैं भला आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ, यह सब कुछ तो आपका ही है। तो श्रेयांश मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे नहीं, अगर तुम इसी तरह अपनी चीज़ें कस्टमर को दान देती रहोगी तो फिर तुम्हारा बिजनेस तो ठप पड़ जाएगा। इसलिए तुम अपने बिजनेस में कोई रिश्तेदारी नहीं निभाओगी और सभी से अच्छे से पैसे वसूलोगी, और रिलेशन वालों से तो और ही ज़्यादा वसूल लेना। उसकी बातों में मजाक छिपा हुआ था। वहीं उसकी बातों को सुनकर वह भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि ओके भाई, आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। इतना बोलकर वह भी हंसने लगती है। वहीं बेचारा यश जो उनके पीछे ही खड़ा था, पर वह कुछ दूरी पर था क्योंकि उसे श्रेयांश ने वहां आने से मना कर दिया था। अब जाकर उसे पता चलता है कि श्रेयांश ने उसे क्यों आने से मना कर दिया था, और उस बेचारे की गर्लफ्रेंड कब से आ गई। इस खड़ूस के चक्कर में ज़िंदगी में कभी कोई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, और यह उसे उसके गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट ले रहा है। यानी हद है यार, यह आदमी करना क्या चाहता है। सच में किसी दिन वह उसे पागल करके ही मानेगा। और वैसे गर्लफ्रेंड वाला आइडिया बुरा नहीं है, तो क्या श्रेयांश ने मेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रखी है, यही सोचकर उसके दिल में तो लड्डू फूटने लगते हैं। सच में उसे भी एक गर्लफ्रेंड मिलेगी। इस खड़ूस के चक्कर में आज तक कभी किसी लड़की ने उसे भाव नहीं दिया, और यह अब उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यह तो उसके लिए और भी अच्छा है। यही सोचकर वह तो खुश हो जाता है। पर उस बेचारे को क्या पता है कि वह कितना बड़ा वाला गधा है। भला श्रेयांश को क्या पड़ी है उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने की। उसे तो पता चले कि अगर उसने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है तो वह उसका भी उसके साथ ब्रेकअप करवा दे। गर्लफ्रेंड ढूंढने की तो बात दूर है। वहीं आराध्या को बिल्कुल भी श्रेयांश के मन के बारे में कोई पता नहीं था कि वह क्या करने वाला है। उसने उस ब्रेसलेट को जल्दी से पैक करा दिया, और श्रेयांश भी उसे लेकर अब थोड़ा संतुष्ट था। उसने उसका तुरंत ही पेमेंट कर दिया था। फिर वह आराध्या से बोलता है कि सिस्टर, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे यहाँ आए काफ़ी देर हो गया। वहीं आराध्या जब सुनती है कि उसका भाई जाने को बोल रहा है तो वह बोलती है, अरे भाई आपको आए कितना देर हुआ ही है, और मैं भी ऐसे काम में फंस गई जिस वजह से हमारी तो बिल्कुल भी बातें नहीं हुई। जैसे ही आप आए मैं यहाँ आ गई। मैंने तो आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश बोलता है कि अरे इसमें माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने अपने कस्टमर के साथ कैसा बिहेव किया। यह देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली, और तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारा यह डिसीजन बिल्कुल करेक्ट था। उसकी तारीफ़ों को सुनकर आराध्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, और वह बोलती है कि सच में भाई, क्या मैंने सही किया? मुझे लग रहा था कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया उस लड़की के साथ। तभी श्रेयांश को याद आता है उस सेल्स गर्ल का, तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं और उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वह उसे कठोर शब्दों में बोलता है कि नहीं,
तुमने उस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, वह इसी लायक थी। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो उसे और भी ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट देता। वहीं अपने भाई की बातों को सुनकर आराध्या को संतुष्टि मिलती है कि चलो उसने उसे निकाल कर बहुत अच्छा किया। अगर उसका भाई उसके इस डिसीजन से खुश है तो सच में उसने एक राइट डिसीजन लिया है। यह सब सोचकर उसके भी होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह बोलती है कि भाई मैं कोशिश करूँगी आगे से कि ऐसे मेरे स्टाफ के लोग किसी के साथ ऐसा बिहेव ना करें। मैं उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दिलाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश बोलता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक, तुम्हें यही करना चाहिए। वैसे अब मुझे चलना चाहिए, मुझे काफ़ी देर हो रहा है। तो आराध्या भी बोलती है कि ओके भाई ठीक है, फिर जल्दी ही मिलने आना। तो वह बोलता है कि तुम्हें भी घर आना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें घर नहीं आना चाहिए? तो उसकी बातों को सुनकर वह बोलती है कि भाई अभी अभी मैंने यह बिज़नेस शुरू किया है, इसलिए मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा काम है। मैं जैसे ही फ्री होंगी तो आने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल अभी अगर मैं आई तो काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाऊँगी, इसलिए मुझे लगता है कि अभी मुझे कुछ टाइम अपने काम पर और ध्यान देना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश भी उसे मना नहीं करता है और बोलता है कि ओके ठीक है, तुम अच्छे से काम करो और कोशिश करना कि जल्दी ही अपने काम को पूरा कर लो। तो वह बोलती है कि हाँ भाई ठीक है। अब श्रेयांश वहाँ से निकल जाता है। वहीं आराध्या भी अपने काम में लग जाती है और दूसरी ओर अमायरा अब तक अपने घर पहुँच चुकी थी। जैसे ही वह घर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी आंटी उसका इंतज़ार कर रही थी। वह जैसे ही अमायरा को देखती है तो नामनी जी के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपनी जगह से उठकर अमायरा के पास आ जाती हैं और बोलती हैं कि बच्चा तुम आ गई, मैं तुम्हारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी, तुम कहाँ अटक गई थी अभी तक? उसकी बातों को सुनकर अमायरा मुस्कुराते हुए बोलती है कि आंटी मुझे कुछ ज़रूरी काम था, इस वजह से मैं चली गई थी। मुझे लगा कि मुझे यह काम अभी ख़त्म कर लेना चाहिए। अगर कामों को कुछ दिन और पेंडिंग छोड़ दिया जाए तो वह और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिस वजह से दूसरे कामों में रुकावट आ जाती है। उसकी बातों को सुनकर दामिनी जी मुस्कुराते हुए बोलती है कि बच्चा तुम ठीक बोल रही हो, काम को कभी भी पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, उसे जितनी जल्दी ख़त्म कर लो वही अच्छा होता है। वक्त को किसने देखा है कब किसके हाथ से रेत की तरह फिसल जाए और फिर हमारे हाथों में कुछ नहीं रह जाता। यह सब वह अपने एक्सपीरियंस को सोचते हुए बता रही थी। वहीं अमायरा बोलती हैं कि आंटी आपने क्या बनाया है, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तो दामिनी जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं बच्चा जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने को निकालती हूँ। इतना बोलकर वह अमायरा को जाने को कहती हैं और ख़ुद किचन की ओर बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।